नमस्कार। मैं विनोद कुमार शुक्ला आई और फुट पर आपका स्वागत है। हमारे विदेश मामलों के विषय पर आज हम बांग्लादेश की बात करेंगे। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री जो अभी निर्वासित हैं, खालिद शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपनी देश वापसी की चर्चा की, बताया कि उनकी क्या योजना है और वो कब अपने देश वापस लौटने वाली हैं। अब उनका जो निर्वासन हुआ था, वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं, विशेष रूप से जमाते इस्लामी, उनकी जो योजना थी, जैसे उन्होंने छात्रों को अपने साथ ले लिया है, विदेश के और बहुत सारे, उसमें चाइना की भूमिका थी, उसमें अमेरिका की भूमिका थी, और उनको अपना देश छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इन सब के मद्देनज़र जो उनकी वापसी की बात है, उसको लेकर के उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब इसको लेकर के बवाल होने तय है। बांग्लादेश ने भारत सरकार से कहा कि उनकी ज़मीन पर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ में एक निर्वासित व्यक्ति जो जेनोसाइड के लिए जो आरोपी है, इस तरह की बात कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने पहले ही इस मामले में अपना हाथ साफ कर लिया था कि किसी भी बयान से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि क्यों बांग्लादेश वापस जाना चाहती हैं शेख हसीना, और वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा। जो कट्टरपंथी नेता लगातार ये कह रहे हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, बांग्लादेश आना चाहिए और बांग्लादेश में उनको डेथ सेंटेंस दिया जाना चाहिए। एक ये पक्ष हो गया। इसके अलावा एक पक्ष ये हो गया कि शेख हसीना के राज्य में या शेख हसीना के टेन्योर में वहाँ के जो हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, उनको प्रोटेक्शन रहता था। जिस तरह का अन्याय, जिस तरह का रेप, मर्डर और किलिंग्स होती हैं, विशेष रूप से जब उनको अपदस्थ किया गया था और मोहम्मद यूनुस केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, तब या बाद के दिनों में। हालांकि जो नई रहमान सरकार आई है, वो उसके समय में अभी उन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन मतलब उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसमें भारत की बड़ी भूमिका है। भारत पर बांग्लादेश की निर्भरता, भारत पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एक बड़ा फैक्टर है। कट्टरपंथी जिसको नहीं मानते हैं, और उन कट्टरपंथियों को चाइना और अमेरिका जैसे देश पीछे से पुश करते रहते हैं, उनको फाइनेंशियल ऐड देते रहते हैं, जिसके कारण वो बहुत एम्बोल्डेंड हो करके अपना काम करते रहते हैं। और ये सारा का सारा मामला विशेष रूप से भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर का ज़्यादा है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो जो इन कॉन्सेंट्रेशन है, विशेष रूप से जमाते इस्लामी का जो इस बार चुनाव में लगभग वो 60, 65, 67 सीटें जीत करके आई है, वो रेस्ट ऑफ द बांग्लादेश नहीं है, वो बॉर्डर वाले इलाके में है। और उनकी मंशा यही थी कि बॉर्डर वाले इलाके में अपना प्रभाव बढ़ा करके और एक ग्रेटर बांग्लादेश की योजना जो बात वो करते रहें। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हुआ। एक यंग व्यक्ति जो है वो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीयर हुआ और उसके घर पर बांग्लादेश में पेट्रोल बम फेंके गए। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये भी तय है कि शेख हसीना का बांग्लादेश लौटना न केवल कठिन होगा, बल्कि रिस्की भी होगा। इस बात की भी पूरी संभावना है कि उनके बांग्लादेश के लौटते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए और उनको फौरन तौर पर एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, जैसा उनके पिता के साथ हुआ था। अब जो इसमें दूसरा पक्ष है, वह शेख हसीना का कहना है कि चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए, चाहे उनको मार दिया जाए, वो लौटेंगी। और इसीलिए उन्होंने लौटने की तारीख जो फिक्स की है, वो दिसंबर की फिक्स की है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश अपना मुक्ति वाहिनी जो थी, उसने जो प्रयास किया था और भारत सरकार ने वो हमला करके, या भारत सरकार ने उनकी मदद की थी, तो पाकिस्तान, जिसको ये बांग्लादेश जो पूरी पाकिस्तान था, वो बांग्लादेश बना। पाकिस्तान के जो चंगुल है उससे निकल करके
तो उसी दिन को, उसी समय को आधार बनाकर या उसी समय पर बांग्लादेश की जो अभी पूर्व निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं वो वापस जाना चाह रही और ये बताना चाह रही हैं बांग्लादेश की जनता को कि स्वतंत्रता बड़ी मुश्किल से मिली थी और वो कट्टरपंथियों में के हाथ में जा करके इस देश की बर्बादी नहीं हो, इसमें इसके सेक्युलर क्रेडेंशियल को बरकरार रखना चाहिए, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए और डेवलपमेंट की, इकॉनमी की बात होनी चाहिए। बावजूद इसके कि सारा का सारा जो इस पूरे जो वहाँ पर उत्पात हुआ या जो सारा का सारा जिसके कारण शेख हसीना को वहाँ से छोड़ के आना पड़ा, उसमें कुछ फॉरेन फोर्सेस की भूमिका थी, लेकिन उस बांग्लादेश के डेवलपमेंट में केवल भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। और जब से वहाँ पर कू हुआ है, वहाँ पर ये बदलाव हुआ है, उसके बाद से उनकी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है और बांग्लादेश लगातार भारत से मदद की गुहार मांग रहा है कि वो मदद करे तब वो उनकी इकॉनमी होगी। अब इसमें भी दो पक्ष हैं, पहला ये कि सरकार का पक्ष है, दूसरा कट्टरपंथियों का पक्ष है। अब सरकार कट्टरपंथियों के समर्थन से तो जीत के आई है, लेकिन सरकार को वहाँ डिलीवर भी करना है। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर उनके लिए मुश्किल होगा और फिर उस सरकार को भी जाना पड़ेगा, रहमान की अभी जो सरकार है उसको भी जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को अगर डेवलपमेंट वहाँ करना है तो भारत से मदद लेनी पड़ेगी। भारत जिस तरह से मदद करता है वैसी मदद न अमेरिका करता है न चाइना करता है। अमेरिका की नाराज़गी सिर्फ ये बात थी कि वो वहाँ उनका एक आइलैंड जो है वो चाहता था, जिसको देने से बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री ने मना कर दिया था और इसके बाद ही सारा का सारा बवाल शुरू हुआ। अब जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो ये कि बांग्लादेश में चुनाव के बाद थोड़ी स्थिरता तो आई है, माइनॉरिटी पर हमले बंद हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है और वो बिना भारत के मदद संभव नहीं है। चाइना, अमेरिका या बाकी और जो देश हैं वो क्या मदद करेंगे ये अभी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन भारत ने जो किया है वो पूरी तरह से स्थापित है। किस तरह की मदद करते हैं, न केवल व्यापार में बल्कि गाहे बगाहे सहायता भी करते रहते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि वहाँ पर विपक्ष के नाते शेख हसीना की मौजूदगी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूती देगी। अब वो जा पाती हैं और उनके साथ वहाँ पर किस तरह का व्यवहार होता है ये आने वाला समय बताएगा, हम इस पर नज़र रखेंगे। लेकिन अभी पड़ोस में स्थिरता के लिए ये चीज़ें होनी आवश्यक हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।